नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश के हर हिस्से की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। खबरों की करेंगे शुरुआत तेज रफ्तार खबर के साथ, लेकिन उससे पहले बात देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुरीद दुनिया होती जा रही है। पीएम मोदी के एक्शन को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को बचाया और फिर इसके बाद इसमें रफ्तार दी, दुनिया उसको लेकर के उनकी कायल हो गई है। विश्व के कई देशों में मंदी की आहट सुनाई देने लगी, लेकिन भारत में ऐसा नहीं नजर आया और यही वजह है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने भारत को ग्लोबल ग्रोथ का ब्राइट स्पॉट कहा है और पाकिस्तान को दुत्कार दिया। भारत के बढ़ते कदम, दुनिया भर में दिख रहा दम। आईएमएफ ने माना भारत ग्लोबल ग्रोथ का पैमाना। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ल्ड की बनेगी बूस्टर डोज। ग्लोबल ग्रोथ का ब्राइट स्पॉट, भारत विकास का एपिसेंटर। दुनिया भर में एक बार फिर मंदी की आहट सुनाई देने लगी है। कई विकसित देशों में विकास की रफ्तार थम गई है। ब्रिटेन में महंगाई से भुखमरी जैसे हालात हैं। जनवरी में अमेरिका में महंगाई दर 6.4% पहुंच गई। चीन में विकास दर 40 साल में सबसे ज्यादा खराब है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी दी है कि इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था का 1/3 हिस्सा मंदी की चपेट में रहेगा और 2022 की तुलना में 2023 कठिन साल होगा। यानी चारों तरफ अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हाहाकार जैसी स्थिति है। ऐसे में इंडियन इकोनॉमी पूरे विश्व में उम्मीद की सबसे बड़ी किरण दिखाई दे रही है, जिसका लोहा महाशक्तियां भी मान रही हैं। पूरी दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था की चर्चा हो रही है। यही वजह है कि अब दुनिया के कई देश भारत की तरफ देख रहे हैं। दुनिया के कई देश भारत से मदद की उम्मीद पालने लगे हैं, क्योंकि भारत ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ब्राइट स्पॉट बना हुआ है। भारत में न केवल तेजी से विकास का अनुमान जताया जा रहा है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ में भारत का योगदान अच्छा खासा होने की संभावना है। भारत दौरे पर आई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा कि भारत ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ब्राइट स्पॉट बना हुआ है। 2023 में ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ में भारत अकेले 15% का योगदान देगा। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी को महामारी के चलते हुई गिरावट से उबरने में डिजिटलीकरण से मदद मिली और विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति के साथ अगले साल के बजट में प्रस्तावित पूंजी निवेश से ग्रोथ की गति को बनाए रखने में मदद मिलेगी। भारत का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा है। उम्मीद है कि मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में भारत 6.8% की उच्च वृद्धि दर को बनाए रखेगा और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हमारा अनुमान 6.1% है। आईएमएफ की एमडी एक तरफ भारत की जमकर तारीफ कर रही हैं, तो दूसरी तरफ आर्थिक मार झेल रहे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को पूरी तरह से दुत्कार दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन पाने के लिए अभी और कदम उठाने होंगे। आईएमएफ ने भारत के लिए ऐसे वक्त में ब्राइट स्पॉट की बात कही है जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2023 को मुश्किल साल रहने का अंदेशा जताया है और इस साल ग्लोबल वृद्धि दर घटकर 2.3% रह सकती है। ऐसे में दुनिया के कई देशों की नजर भारत की तरफ है, खासकर इंग्लैंड की, जहां महंगाई की वजह से भुखमरी जैसे हालात हैं। फूड बैंक पर लोगों की निर्भरता बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि उन्हें भारत से मदद मिल सकती है। ब्रिटेन में नौकरी और संपत्ति बढ़ाने के लिए दुनिया भर में समान विचारधारा वाले देशों के साथ निवेश संबंधों को गहरा करने की जरूरत है। शुरुआत अपने भारतीय दोस्तों से कर रहे हैं, जो तेजी से आर्थिक महाशक्ति बन रहा है। यानी दुनिया की नजर अब केवल और केवल भारत की तरफ है। कई देश भारत से कारोबार बढ़ाने में जुटे हुए हैं। हाल ही में मोदी सरकार ने उड्डयन कूटनीति के जरिए अमेरिका और फ्रांस के साथ विमानों की डील की, तो 3 देश अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड ने भारत को शुक्रिया कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को फोन कर धन्यवाद कहा। तो अब आईएमएफ की एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा भारत को निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य बनाने में जुटी हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि आईएमएफ की एमडी की नजर में भारत ब्राइट स्पॉट क्यों है। असल में भारत ने डिजिटलीकरण को बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया है। भारत की राजकोषीय नीति आर्थिक स्थितियों के प्रति उत्तरदायी रही है। महामारी से सबक सीखने और मजबूत नीतियों को लागू करने में भारत ने संकोच नहीं किया। G20 का आदर्श वाक्य एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य बेहद प्रेरक है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया का विश्व गुरु बनेगा और ग्लोबल ग्रोथ का एकमात्र एपिसेंटर बनेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, एक समय था जब पश्चिम देश भारत को लेक्चर दिया करते थे, मानवाधिकार के नाम पर धौंस जमाते थे। लेकिन आज का भारत पहले वाला नहीं रहा। आज का भारत आईना दिखाता है, पलटकर जवाब देता है। यानी आज का भारत न्यू इंडिया की बुलंद आवाज है। और यही वजह है कि एलएसी पर टकराव के बावजूद चीन के सामने भारत नहीं झुका और अपनी शर्तों पर लगातार बातचीत कर रहा है। लौट के ड्रैगन वार्ता पर आया। ये है न्यू इंडिया की बुलंद ताकत। ये नए भारत की तस्वीर है जो बैकफुट पर नहीं जाती है बल्कि अपने शर्तों पर बातचीत करती है। पूर्वी लद्दाख में चीन लगातार चालबाजी करने में जुटा है। 17 दौर की सैन्य बातचीत हो चुकी है, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद भारत ने चीन को साफ साफ संदेश दे दिया। संदेश के बाद चीन बैकफुट पर आया और फिर बीजिंग में भारत और चीन के डेलीगेट्स ने बातचीत की। लद्दाख झड़प के बाद बीजिंग में पहली बार आमने सामने बैठकर बात हुई। जैसा हमेशा होता रहा है, बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन भारत ने चीनी डेलीगेट्स को बता दिया कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने बीजिंग में भारत चीन सीमा विषय पर विचार विमर्श एवं समन्वय के कार्यकारी तंत्र की बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने वर्तमान समझौते और प्रोटोकॉल के तहत इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए जल्द ही किसी तारीख पर 18वें चरण की वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की। ये नया भारत है जो पीछे नहीं हटता। वो दिन चले गए जब पश्चिमी देश कथित मानवाधिकारों के नाम पर इंडिया पर लेक्चर दिया करते थे, धौंस दिखाया करते थे। लेकिन आज का भारत पलटकर जवाब भी देता है और आईना भी दिखाता है। ग्लोबल मंच पर बेबाक और दो टूक जवाब देता है। चालबाज चीन की नापाक हरकत जारी है। ये 3 तस्वीरें उसके नापाक मंसूबों की कहानी बयां कर रही है। चीन एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो दूसरी तरफ पीठ में खंजर घोंपने में जुट जाता है। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर एक बार नहीं बल्कि कई बार कह चुके हैं कि चीन बॉर्डर पर यथास्थिति बदलने का प्रयास कर रही है। एक बार फिर से एस जयशंकर ने चीन को करारा वार दिया। चीन को विदेश मंत्री ने बता दिया कि वो पीछे हटने वाला नहीं। एस जयशंकर न्यू इंडिया की सबसे बुलंद आवाज बनकर उभरे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर अक्सर अपने बेबाक और दो टूक बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले विदेश मंत्री ने चीन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर करारा हमला किया। We were being accommodative. Who sent the Indian army to the LAC? Rahul Gandhi didn't send them. Narendra Modi sent them. We have today the largest peacetime deployment in our history on the China border. And please notice, I said China, C-H-I-N. न केवल चीन बल्कि पाकिस्तान को भी कई बार लताड़ चुके हैं। पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र यानी एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म ठहराते हैं। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया मीडिया को दिए इंटरव्यू में जयशंकर ने कहा, आप डिप्लोमैट हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप सच नहीं बोलेंगे। मैं एपिसेंटर से भी तल्ख शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। हमारे साथ जो हो रहा है उससे देखते हुए एपिसेंटर बहुत ही डिप्लोमैटिक शब्द है। जयशंकर जब एलएसी पर तनाव और चीन के साथ संबंधों की बात करते हैं तो वो भी बिना लाग लपेट के दो टूक होता है। एलएसी पर तनाव को हल्का करके दिखाने की चीन की कोशिश पर वो दो टूक कह चुके हैं। सीमा पर हालात से ही द्विपक्षीय रिश्ते भी तय होंगे। साफ है कि आज का भारत सबके सामने खुलकर बोलता है और जवाब देने से चूकता नहीं है। यानी ये बुलंद भारत है और बुलंदी के साथ अपनी बात को रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच पंजाब से आज एक बड़ी खबर आई। पंजाब में खालिस्तानी समर्थक दिन पर दिन सिर उठा रहे हैं। कभी किसी को अगवा की खबर आ रही है तो कभी देश के खिलाफ जहर उगलते नजर आ रहे हैं। और इस बार तो खालिस्तानी समर्थकों ने एक अमृतपाल सिंह के समर्थन में थाने का घेराव कर लिया। खालिस्तानी समर्थकों की हुड़दंग के आगेमान सरकार की पुलिस मूक दर्शक बनी रही। रिपोर्ट देखिए। खालिस्तानी के खिलाफ केस, भड़क उठे खालिस्तानी समर्थक, फिर सर उठा रहे हैं खालिस्तानी समर्थक। पंजाब में फिर पनप रहा खालिस्तानी जोश। पंजाब में खालिस्तान समर्थकों का हंगामा। अमृतपाल सिंह के समर्थन में थाने का घेराव। वायरस पंजाब देश संगठन का प्रमुख है अमृतपाल। मान सरकार क्यों है खामोश?
खालिस्तानी सोच एक बार फिर पंजाब में सिर उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश की दुश्मन सोच को मोदी सरकार उठने नहीं देगी। मोदी सरकार हमेशा से खालिस्तानी सोच के खिलाफ रही है। दरअसल पंजाब के अजनाला में खालिस्तानी अमृतपाल सिंह के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने थाने पर कब्जा कर लिया। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। दरअसल वारिस पंजाब डे का चीफ अमृतपाल सिंह थाने में अपनी गिरफ्तारी देने पहुंचा। इस दौरान उसके साथ सैकड़ों की संख्या में समर्थक थे। अमृतपाल सिंह के समर्थक अजनाला पुलिस स्टेशन के बाहर तलवारों और बंदूकों के साथ नजर आए। भारी संख्या में वो थाना के बाहर इकट्ठा हो गए। पुलिस ने अमृतपाल सिंह के साथी लवप्रीत तूफान को भी गिरफ्तार किया। अमृतपाल सिंह और उसके 6 साथियों पर मारपीट के आरोप के तहत अजनाला थाने में एफआईआर दर्ज की गई। अजनाला पुलिस ने अमृतपाल के एक साथी तूफान सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ तलवारों और कृपाणों के साथ प्रदर्शन किया गया। अमृतपाल देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी अपशब्द कह चुका है, साथ ही कई बार देश के खिलाफ जहर भी उगल चुका है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल ने दीप सिद्धू की मौत के बाद सितंबर 2022 में वारिस पंजाब डे की कमान संभाली। उसका जन्म 1993 में अमृतसर के जल्लूपुरा खेड़ा में हुआ। 12वीं की पढ़ाई के बाद 2012 में वो दुबई चला गया। 29 साल की उम्र में वो वापस लौटा। फरवरी 2022 में दीप सिद्धू की हादसे में मौत हो गई। इसके बाद वारिस पंजाब डे को वही संभाल रहा है। अमृतपाल सिंह हाल ही में अपने विवादित बयान के बाद सुर्खियों में है। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की बरसी पर अमृतपाल ने मोगा के बुद्ध सिंह वाला गांव में विवादित बयान दिया। इस दौरान अमृतपाल ने मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी। अमृतपाल ने कथित तौर पर इस दौरान कहा कि जो इंदिरा के साथ हुआ वही करेंगे। साथ ही उसने कहा था कि पंजाब का बच्चा बच्चा खालिस्तान की बात करता है। इस धरती के हम हकदार हैं क्योंकि हमने यहाँ राज किया। इससे कोई हमें पीछे नहीं हटा सकता। सारी दुनिया की फौज आकर भी कहे तो हम अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। दीप सिद्धू की बरसी पर उसने कहा कि दीप सिद्धू ने जर्नैल सिंह भिंडरावाले के रास्ते पर चलते हुए भारत की हुकूमत से टक्कर ली थी। पंजाब में उठ रहे खालिस्तानी समर्थन में सुर पर मान सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक के बाद एक खालिस्तानी सोच के लोग राज्य में सिर उठा रहे हैं और मान सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि थाने पर कब्जा करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ मान सरकार क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की जुगत में लगा है और इसके लिए मोदी सरकार लगातार कदम उठा रही है। इस बार के बजट में ग्रीन एनर्जी पर खास फोकस किया गया और पीएम मोदी ने ग्रीन ग्रोथ पर बजट के बाद आज पहले वेबिनार को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरित विकास पर जोर दिया और कहा कि भारत हरित ऊर्जा बाजार का अग्रणी खिलाड़ी बनेगा। आत्मनिर्भर भारत की नई ऊर्जा, मोदी मंत्र, भारत है ग्रीन एनर्जी वाला तंत्र। हरित ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। दुनिया पर जब ग्लोबल वार्मिंग का खतरा तेजी से मंडरा रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए रास्ता दिखा रहे हैं। हरित ऊर्जा के जरिए दुनिया को बचाने की जुगत में है। ग्रीन एनर्जी को लेकर के इस बार बजट पर खास ध्यान दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बजट भारत को वैश्विक हरित ऊर्जा बाजार में एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा। ग्रीन ग्रोथ और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भारत की रणनीति के 3 मुख्य स्तंभ रहे हैं। पहला, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाना। दूसरा, अपनी अर्थव्यवस्था में फोसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना। और तीसरा, देश के अंदर गैस बेस्ड इकोनॉमी के तरफ तेज गति से आगे बढ़ना। पीएम मोदी ग्रीन एनर्जी को लेकर लगातार काम कर रहे हैं और इसके लिए इस बार के बजट में खासा ध्यान दिया।
यही वजह है कि पीएम मोदी ने ग्रीन ग्रोथ पर बजट के बाद अपने वेबिनार में कहा कि हरित विकास की दिशा में कई निर्णय लिए गए हैं। ग्रीन ग्रोथ को लेकर इस साल के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो एक तरह से हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है। फ्रेंड्स, भारत रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में जितना कमांडिंग पोजीशन में होगा उतना ही बड़ा बदलाव वो पूरे विश्व में ला सकता है। ये मोदी ग्रीन एनर्जी को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। 2030 तक एनर्जी मिक्स से नेचुरल गैस कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर काम किया जा रहा है। भारत में प्रतिवर्ष 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत निजी क्षेत्र को 19,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन। भारत को बैटरी भंडारण क्षमता बढ़ाकर 125 गीगावाट करने का टारगेट। भारत की बढ़ती शक्ति को दुनिया देख रही है, ऐसे में ग्रीन एनर्जी को काफी अहम माना जा रहा है। भारत ग्रीन एनर्जी में आत्मनिर्भर बनने में जुटा है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हरित भारत, स्वच्छ भारत देश का मूल मंत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। को बता दें सेल्फी कॉन्टेस्ट के विनर का नाम जिसका ऐलान हो गया है। भारत 24 के साथ लीजिए सेल्फी कॉन्टेस्ट के लकी विजेता हैं मनमोहन सिंह नेगी, बहादुराबाद उत्तराखंड के रहने वाले। भारत 24 के परिवार की तरफ से मनमोहन सिंह नेगी को हार्दिक शुभकामनाएं। अल्लाह और ओम को एक बताने वाले जमीयत उलेमाए हिंद प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के बयान का जवाब शंकराचार्य ने अपने अंदाज में दिया। वाराणसी में गोवर्धनपुरी मठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का कहना है कि अल्लाह शब्द मात्र शक्ति है। मां दुर्गा का आवाहन करने के लिए अल्लाह शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। स्वामी निश्चलानंद का सरस्वती ने कहा कि धर्म पर सवाल उठाने वाले लोग पहले संस्कृत व्याकरण को सही से पढ़ें। स्वामी निश्चलानंद ने दावा किया है कि हम सभी के पूर्वज वैदिक आर्य ही थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि धर्म एकमात्र सनातन धर्म ही है, बाकी सब पंथ है। और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। एलएनजेपी अस्पताल डॉक्टर्स की लापरवाही सामने आई। जिंदा बच्ची को मरा हुआ बताकर डिब्बे में पैक कर दिया। 60 घंटे बाद नवजात बच्ची की मौत हो गई। भजनपुरा की रुखसार को बेटी हुई। अस्पताल की लापरवाही पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। अभी तक नहीं हुई है डॉक्टर्स के खिलाफ कोई भी कार्रवाई। एलएनजेपी अस्पताल का ये पूरा मामला डॉक्टर्स की लापरवाही से जिंदा बच्ची को मरा हुआ बताकर डिब्बे में दिया। 60 घंटे बाद नवजात बच्ची की मौत हुई। ये पूरा मामला था क्या, आपको ये भी बताते हैं। दरअसल एलएनजेपी में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिंदा बच्ची को मरा बताकर डिब्बे में पैक करके दिया। परिजनों को मरा बताकर डिब्बा सौंप दिया। घर जाकर डिब्बे में बच्ची जिंदा मिली। बच्ची को जिंदा देखकर परिवार हैरान रह गया। 60 घंटे बाद बच्ची की लेकिन मौत हो गई। कब क्या कुछ हुआ है इसके बारे में भी आपको बताते हैं। 17 फरवरी को रुखसार को लेबर पेन हुआ। अब्दुल ने रुखसार को एलएनजेपी में भर्ती कराया। रुखसार तकरीबन 29 हफ्तों की प्रेग्नेंट थी। 19 फरवरी शाम तकरीबन 6:30 बजे उनकी डिलीवरी हुई। अब्दुल की पत्नी की प्रीमेच्योर डिलीवरी करवाई गई। अस्पताल स्टाफ ने परिवार को बताया बच्ची मरी हुई पैदा हुई। बच्ची का शव डिब्बे में परिवार को सौंप दिया गया। शाम तकरीबन 7 बजे परिवार कथित शव को लेकर के घर पहुंचा। डिब्बे में परिवार को हलचल सी नजर आई। रात 8 बजे परिवार बच्ची को वापस लेकर के अस्पताल पहुंचे। एलएनजेपी अस्पताल ने बच्ची को रेफर करने की कोशिश की, लेकिन बाद में एलएनजेपी में ही बच्ची को एडमिट किया गया। 22 फरवरी को अस्पताल में फिर बच्ची की मौत की खबर आई। भारतीय मूल के कई ऐसे सीईओज हैं जो विदेशी कंपनियों में काम कर रहे हैं। वो अपनी काबिलियत से पूरी दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। इसमें नया नाम जुड़ गया है नील मोहन का, जिन्हें यूट्यूब का बॉस बनाया गया। आज हम आपको दुनिया के दिग्गजों में शुमार भारतीयों के बारे में बताएंगे जो टॉप एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कंपनीज में जलवा बिखेर रहे हैं। दुनिया में भारतीयों का बढ़ता कद, टॉप एमएनसी में इंडियन का जलवा, दुनिया के दिग्गजों में शुमार हिंदुस्तानी, विश्व में राष्ट्र का अलग जगाते भारतीय।
तस्वीर गिनते रहिए। ये 2, 4 या 7, 8 तस्वीरें नहीं हैं, 15 से ज्यादा तस्वीरें हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन लोग हैं, क्यों इनकी तस्वीर दिखाई जा रही है। तो आपको बता दें कि ये सभी के सभी भारतीय हैं और दुनिया में अपने कर्म की बदौलत देश का नाम रोशन कर रहे हैं। दुनिया में इन भारतीयों को फख्र की नजर से देखा जाता है और आज की तारीख में ये भारतीय करोड़ों लोगों के रोल मॉडल हैं। ये दुनिया के दिग्गज कंपनियों के बॉस हैं। ये जिस कंपनी के कर्ता धर्ता है, वो कंपनियां कई देशों की अर्थव्यवस्था से काफी बड़ी है। दुनिया में भारत का तेजी से विकास हो रहा है, जिसकी वजह से चौतरफा डंका बज रहा है। भारत की साख बढ़ गई है, भारतीयों को टॉप पोस्ट मिल रहे हैं, एमएनसी में भारतीय सीईओ बन रहे हैं। सीईओ की फहरिस्त में नया नाम जुड़ा है नील मोहन का। नील मोहन को यूट्यूब का सीईओ बनाया गया। नील मोहन का लखनऊ में जन्म हुआ। लखनऊ के सेंट फ्रांसिस स्कूल में कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई की। 1996 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। करियर की शुरुआत एक्सेंचर कंपनी से की और फिर 2007 में गूगल का हिस्सा बन गए। इसके बाद नील गूगल से जुड़ गए। 1 दशक पहले नील गूगल छोड़कर ट्विटर जा रहे थे। तब गूगल ने $10 करोड़ बोनस देकर नील को रोका और आज गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी यूट्यूब के वो सीईओ बन गए। एक विदेशी कंपनी की कमान भारतीय मूल के नील मोहन के हाथों में आने से पूरे देश का नाम रोशन हुआ। इसी के साथ नील मोहन उन चुनिंदा भारतीयों में शामिल हो गए जिनके हाथों में दिग्गज विदेशी कंपनियों की कमान है। न केवल नील मोहन बल्कि 20 से ज्यादा भारतीय हैं जो विदेशी कंपनियों में बड़े ओहदे पर कार्यरत हैं। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। इन्हीं में से एक नाम है सुंदर पिचई, जो गूगल में सत्ता संभाले हुए हैं। सुंदर पिचई गूगल और अल्फाबेट के सीईओ हैं। आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। चेन्नई में जन्मे पिचई ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमएस की डिग्री हासिल की। सुंदर पिचई ने 2004 में गूगल को ज्वाइन किया। गूगल की तरह माइक्रोसॉफ्ट का भी हाल यही है। माइक्रोसॉफ्ट का भी कमान भारतीयों के हाथ में है। हैदराबाद में जन्मे सत्या नडेला 2014 से माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल एप्लीकेशंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उनका फोकस है। सत्या नडेला के कार्यकाल के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के शेयर में 7 गुना इजाफा हुआ। 1996 में शिकागो के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए किया। अपनी काबिलियत के दम पर कई भारतीय पूरी दुनिया में अपने देश का झंडा बुलंद कर रहे हैं, दिग्गज कंपनी के सीईओ बन रहे हैं। ऐसे में आपको कुछ और भारतीयों के बारे में बताते हैं। शांतनु नारायण हैं एडोब के सीईओ। अरविंद कृष्ण के जिम्मे आईबीएम की कमान। थॉमस कुरियन के जिम्मे गूगल क्लाउड। फेडेक्स के सीईओ हैं राज सुब्रमण्यम। संजय मेहरोत्रा हैं मिक्रॉन के सीईओ। नेट ऐप के बॉस हैं जॉर्ज कुरियन। अरिस्ता नेटवर्क्स की कमान जयश्री उल्लास के जिम्मे। पालो ऑल्टो नेटवर्क्स के सीईओ हैं निकेश अरोड़ा। स्टारबक्स के बॉस हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। ये सभी भारतीय देश का झंडा बुलंद कर रहे हैं, कॉर्पोरेट जगत में दुनिया को नई दिशा दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो दुनिया में भारत का रुतबा चारों तरफ बढ़ रहा है। आर्थिक और सियासी शक्ति के साथ साथ भारत कॉर्पोरेट शक्ति भी बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।